Hey guys, this is Suman Suthar and I welcome you all on our YouTube channel Study Skill Success. नीट 2023 के लिए PYQ की सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और इसमें हम आज क्लास 12th के चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कवर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ. हिस्टेरेक्टोमी के अंदर किस चीज को सर्जिकली रिमूव किया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड्स, वास डेफरेंस, मेमरी ग्लैंड्स और यूट्रस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा हिस्टेरेक्टोमी में बेसिकली होता क्या है, फीमेल्स का जो यूट्रस होता है, कई बार यूटराइन कैंसर यानी यूट्रस के अंदर जो कैंसरस गांठें बन जाती है उनके कारण, या फाइब्रॉइड्स भी हो जाते हैं. फाइब्रॉइड्स क्या होता है? बेसिकली नॉन कैंसरस ग्रोथ जो होती है वो, लेकिन वो भी यूट्रस में हार्मफुल होती है. तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, कई बार यूट्रस को पूरा का पूरा रिमूव करना पड़ता है और रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नोन एज हिस्टेरेक्टोमी. सर्जिकली जो यूट्रस या गर्भाशय को निकालना जो होता है उसको क्या कहा जाता है? फीमेल की बॉडी से गर्भाशय निकालना, इसे कहा जाता है हिस्टेरेक्टोमी. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. आईयूडीज की बात करते हैं अगर हम, तो आईयूडीज की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. यानी कि ये बेसिकली है क्या, ये प्लास्टिक या कई बार मेटल्स के बने हुए कुछ डिवाइस होते हैं जिनको डॉक्टर या नर्सेज जो होती है फीमेल के यूट्रस यानी कि मादा के गर्भाशय के अंदर क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, स्थापित करते हैं. और इनका काम क्या होता है? जनरली इनका काम होता है गर्भ निरोधन करना, यानी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ये जो होती है ये काम में आती है. ये फैगोसाइटोसिस कर सकती हैं, यानी कि जो स्पर्म सेल्स होती है उसको खा जाती है. फैगोसाइटोसिस भक्षकाणु की तरह काम करती है. आईयूडीज जो है बेसिकली 3 तरीके की होती है. एक तो होती है जो नॉन मेडिकेटेड होती है, जो लिपिस लूप कहा जाता है जिनको. ठीक है, कुछ आईयूडीज जो होती है वो होती है जो कॉपर रिलीज करती है, जैसे कि CUT, कॉपर टी, CU7 वगैरह. और कुछ आईयूडीज ऐसी होती है जो हार्मोन्स रिलीज करती है. हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, या ये जो कि GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को बैलेंस रखने का काम करती है, ताकि ओव्यूलेशन जो है उसको प्रॉपरली चेक किया जा सके. ठीक है, तो आईयूडीज जो है तीनों तरीके की हो सकती है. अगर हम इसमें बात करते हैं, क्वेश्चन ने ये पूछा था कि इनमें से कौन सी हार्मोन रिलीजिंग है, तो कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड, ये तीनों की तीनों जो आईयूडीज होती हैं ये आईयूडीज होती है कॉपर रिलीजिंग. देखिए CUT और CU7 तो नाम से पता चल रहा है, इन दोनों के तो नाम में ही कॉपर आ रहा है. और मल्टी लोड 375 भी कॉपर रिलीजिंग आईयूटी होती है, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम करती है बेसिकली. लेकिन जो LNG20 है, LNG20 जो है ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको कहते हैं लीवोनो ऑर्गेस्ट्रॉल. ठीक है, लीवोनो ऑर्गेस्ट्रॉल हार्मोन जो होता है ये रिलीज किया जाता है बाय LNG20. और इसी तरीके से एक और होता है, इसका एक और एग्जांपल है प्रोजेस्टेट. ठीक है, प्रोजेस्टेट जो होता है वो भी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है. दोनों नाम NCERT में दिए हुए हैं आपके. हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जो होती है वो क्या करती है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग जो होती है, गर्भाशय की सबसे आंतरिक भित्ति एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो सबसे इनर वॉल होती है एंडोमेट्रियम, उसकी थिकनेस को क्या कर देती है, कम कर देती है, मोटाई को कम कर देती है, जिससे जो एम्ब्रियो होता है उसके इम्प्लांटेशन के लिए, एम्ब्रियो के आरोपण के लिए यूट्रस जो होता है वो इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं रहता है, तो उसको थोड़ा सा कम सूटेबल बना देती है फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन. इस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधन का काम करती है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सी रहेगी? LNG20. करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच आउट करना है. ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहले ऑप्शन पे है वॉल्ट्स. वॉल्ट्स की बात कर लेते हैं. वॉल्ट्स या कैप्स भी होती हैं इस तरीके से, या डायफ्राम भी इनको कहा जाता है. तीनों एक ही तरीके की चीज़ है. ये क्या होते हैं? ये बैरियर्स होते हैं. बैरियर्स की अगर हम बात करते हैं तो रबर के बैरियर्स होते हैं जो कि फीमेल की वेजाइना के अंदर, मादा के जननांगों के अंदर इनको क्या कर दिया जाता है, मादा के जननांग के अंदर इनको रखा जाता है. ठीक है, बेसिकली, या फिर इनको फिट कर दिया जाता है. तो टू स्टॉप द,
ताकि फर्टिलाइजेशन को या फिर निषेचन को होने से रोका जा सके। तो ये रबड़ के बने हुए बैरियर्स होते हैं जिसमें आपको वॉल्ट्स ध्यान रखना है, कैप्स ध्यान में रखनी है और डायफ्राम भी वही चीज़ होते हैं। तो ये स्पर्म की जो एंट्री होती है जननांगों के अंदर उसको क्या करते हैं, ब्लॉक करने का काम करते हैं। सर्विक्स जो होती है, जो मादा जननांग वेजाइना के बाद का और यूट्रस गर्भाशय से पहले का जो पार्ट होता है सर्विक्स, उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक। तो ए के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट ही ए का क्या है करेक्ट ऑप्शन है, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विस इज ब्लॉक्ड, क्योंकि वॉल्ट्स वगैरह की जो रखा जाता है वो सर्विक्स पोर्शन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आईयूडीज। अभी हमने बात की थी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये जो होते हैं ये कहाँ पे रखे जाते हैं, यूट्रस के अंदर बाय ट्रेन डॉक्टर और नर्सिस। ट्रेन डॉक्टर और नर्सिस जो होते हैं इनको यूट्रस के अंदर क्या करते हैं, लगाते हैं। और इनका काम क्या होता है, स्पर्म सेल्स जो होती हैं, जो स्पर्म्स आते हैं उनको फैगोसाइटोसिस, भक्षण करना, उनको खा लेने का काम, ताकि वो फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ना कर पाए। तो ए का रहेगा आपका, हम ऑर्डर देख लेते हैं, ए का रहेगा फर्स्ट, बी का क्या रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तीसरा है वेसेक्टॉमी और चौथा है ट्यूबेक्टॉमी। देखिए टॉमी टर्म जो आती है ना, इसका मतलब होता है कट कर देना, डाइसेक्ट कर देना। बायोलॉजी के लिए टर्म्स को थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वेसेक्टॉमी के अंदर कट किया जाता है वास डेफरेंस, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है वास डेफरेंस, उसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है और उनको एक जगह छोटा सा पार्ट उसका काट के उसको क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं, ताकि जो स्पर्म्स है वो एपिडिडाइमस से इजैक्युलरी डक्ट, एपिडिडाइमस वाले भाग से स्खलन नलिका में ना जा पाए। तो सी का जो पोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ट्यूबेक्टॉमी। इसमें फेलोपियन ट्यूब्स जो होती है फीमेल की, फेलोपियन ट्यूब का छोटा सा पोर्शन जो होता है उसको कट करके उसको वहीं पे बांध देते हैं, ताकि ओवरी से फिर जो एग सेल होती है वो फेलोपियन ट्यूब से जाकर के वो यूट्रस में ना जा पाए। जो ओवम है वो यूट्रस में जाएगा ही नहीं, ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है तो स्पर्म्स भी फेलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, एंट्री को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो वहां पर भी क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। तो ट्यूबेक्टॉमी जो होता है इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर 4। तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, 1 3 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेस्ट्रोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजेंस कैन बी यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ। कॉन्ट्रासेप्टिव कहा जाता है गर्भ निरोधक उपाय। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधन के उपाय के तौर पर प्रोजेस्ट्रॉन अकेला या प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन एस्ट्रोजन के साथ में। प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन दोनों ही जो है GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं, जो कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों से कंट्रोल किए जाते हैं, FSH और LH, इन दोनों के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन से दिया जाने वाला फीडबैक इनहिबिशन। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी। तो ये जो दोनों हार्मोन्स हैं अगर ये ब्लड के अंदर रहते हैं तो FSH और LH जो है वो कम क्वांटिटी में रिलीज होते हैं और ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग की क्रिया। तो इन शॉर्ट प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन को अगर लेवल हाई रखा जाएगा ब्लड के अंदर तो ये ओव्यूलेशन को प्रॉपरली होने नहीं देते, इनहिबिट करते हैं। तो इस तरीके से फिर ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग की क्रिया ही नहीं होगी तो आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। इनको कैसे कैसे दिया जा सकता है, इम्प्लांट्स के थ्रू, कुछ जो हार्मोन रिलीजिंग IUD थी जैसे हमने भी बात की थी, ये हार्मोन्स भी रिलीज करती है। इसी तरीके से एक प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करने वाली IUD भी आती है। इंजेक्शंस के थ्रू भी इनको दिया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट इंजेक्शंस इनका नहीं देते हैं, पिल्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, इन तीनों के थ्रू इनको क्या किया होता है, दिया जा सकता है। कि इन्हें जो है डायरेक्ट इंजेक्ट दवाई के तौर पे या इम्प्लांटेशन के तौर पे IUD, इम्प्लांटेशन होता है IUDs जो होती है जिनको यूट्रस के अंदर आरोपित कर दिया जाता है। ठीक है, तो तीनों फॉर्म में इनको दिया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। जो नीचे दिए गए जो कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड है, गर्भ निरोधक के उपाय, इनमें से किसके अंदर हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 सभी को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है बैरियर मेथड, लैक्टेशनल एंड एमिनोरिया और पिल्स। बैरियर मेथड जो होते हैं इसके बारे में हमने बात की थी, वोल्ट्स हो गए और डायफ्राम हो गए, जो कि रबड़ के बैरियर होते हैं जिनको यूट्रस से जस्ट पहले सर्विक्स भाग के अंदर, ठीक है, स्थापित किया जाता है और ये स्पर्म की एंट्री होने से रोकते हैं। यहाँ पर कोई हार्मोनल रिलीज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो गया गलत, इसके अंदर बैरियर मेथड में हार्मोन्स इंक्लूडेड नहीं होते। कॉपर टी, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स।
कॉपर टी की अगर अपन बात करते हैं तो कॉपर टी जो होती है वो कॉपर आयंस को रिलीज करती है, और जो कॉपर आयंस होते हैं वो स्पर्म की मोबिलिटी, शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करते हैं। इसके साथ में शुक्राणुओं की जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होती है, स्पर्म्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी होती है, निषेचन की क्षमता होती है, उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। तो यहाँ पर कॉपर रिलीज किया जाता है हार्मोन्स नहीं। पिल्स में हार्मोन्स ही होते हैं। पिल्स के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन या इस तरीके के जो हार्मोन्स होते हैं उनको प्रोजेस्ट्रॉन के साथ में एस्ट्राडायोल को भी दिया जा सकता है। पिल्स बेसिकली हार्मोन्स है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में होते हैं प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्राडायोल, ठीक है। एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तौर पे। लेकिन यहाँ पर देखिए बैरियर मेथड आ गया, तो बैरियर मेथड फिर से क्या हो गया, गलत। तो ए बी सी तीनों में आपके सभी में ये पूछा है, सभी के अंदर हार्मोनल होता है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। पिल्स में हार्मोन्स होते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं गर्भनिरोधक, उसमें भी हार्मोन्स होते हैं। लैक्टेशनल अमीनोरिया क्या होता है कि कोई भी जब प्रसव की क्रिया होती है, यानी कि किसी भी वुमन की जब डिलीवरी होती है, उस डिलीवरी के बाद में जब वो लैक्टेशन की प्रोसेस करती है, यानी कि जो मिल्क फीडिंग, बच्चे को दूध पिलाने की जो प्रोसेस होता है, उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि वुमेन के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 3-4 महीने तक प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ये जो हार्मोन होता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन अपने आप क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं उनके लेवल को कम कर देता है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से जो निकलने वाले होते हैं वो। तो ये कुल मिला के प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की तरह काम करता है, जीएनआरएच के लेवल को ब्लड में कम रखता है। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया जो है उसमें भी हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं, पिल्स में भी और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी। क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन से कॉम्बिनेशन में तीनों के अंदर हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको नीट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए या आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हमारी क्लास की रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय अमीनोसेंटेसिस, ठीक है। अमीनोसेंटेसिस जो होता है ये क्या प्रोसेस होता है, एक्चुअली में इसमें किया क्या जाता है कि जो फीटस होता है वो एक सैक या थैलेनुमा स्ट्रक्चर में डेवलप होता है, और उसके अंदर का जो लिक्विड होता है उस लिक्विड के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। उस लिक्विड के अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फीटस की कुछ सेल्स भी पाई जाती हैं, जैसे फीटस से निकलने वाली कई सारी कोशिकाएं या जो सेल्स होती है वो कहाँ पे होती है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती है। सॉरी, इस एमनियोटिक फ्लूइड को शुरुआत के 8 से 12 हफ्ते के अंदर अंदर अगर निकाला जा सकता है बिना फीटस को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, 12 से 15 वीक के बीच में, तो उस कंडीशन में उसको निकाल करके उसकी जो क्रोमोसोमल पैटर्न्स होते हैं, क्रोमोसोम, क्योंकि सेल्स है तो सेल्स में क्रोमोसोम के पैटर्न्स की भी स्टडी की जा सकती है। क्रोमोसोम के पैटर्न्स को स्टडी करके कई चीज़ें बताई जा सकती हैं, कि जैसे कि उसका सेक्स क्या है, कि जो फीटस है यानी कि जो भ्रूण है वो मेल है या फीमेल है, एमनियोटिक फ्लूइड की स्टडी करके उसको बताया जा सकता है। उसके अंदर किसी भी तरीके का अगर क्रोमोसोमल एब्रेशन है या फिर गुणसूत्रीय विकार है, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये जितने भी तरीके के क्रोमोसोमल एब्रेशन वाले सिंड्रोम, गुणसूत्रीय विकार वाले सिंड्रोम पड़े, ये सारे के सारे एमनियोटिक फ्लूइड की स्टडी करके बताए जा सकते हैं, ठीक है। तो अमीनोसेंटेसिस के थ्रू इन तीनों को बताया जा सकता है। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन बच गया हमारा, जॉन्डिस या जो पीलिया है, ये इससे नहीं होता है। जॉन्डिस या पीलिया जो होता है वो एक प्रॉपर डिजीज है। एमिनोसेंटेसिस इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं लिया जा सकता है। तो एमिनोसेंटेसिस से जॉन्डिस या पीलिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, अनरेस्ट्रिक्टेड होता है जिसके ऊपर कोई रिप्रोडक्शन कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, किसी तरीके की कोई रोक टोक ना हो, मैक्सिमम जितना जनन कर सकती है एक पॉपुलेशन, उतना जो जनन कर पाने की क्षमता, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है उसे क्या कहा जाता है, बायोटिक पोटेंशियल, फर्टिलिटी, कैरिंग कैपेसिटी और बर्थ रेट।
तो जो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कर पाने की जो कैपेसिटी होती है उसको कहा जाता है उसका बायोटिक पोटेंशियल, या इसी को ही एक और टर्म दे दिया जाता है जिसे कहते हैं इन्नेट कैपेसिटी। इन्नेट का मतलब होता है प्राकृतिक कैपेसिटी, कि नेचुरली उसके अंदर कितना ज़्यादा, उस पॉपुलेशन के अंदर कितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने की क्या है कैपेसिटी है, जितनी ज़्यादा वो अपने आप को बढ़ा सकती है उसको क्या कहते हैं, उसकी इन्नेट कैपेसिटी या बायोटिक पोटेंशियल। फर्टिलिटी, किसी भी पॉपुलेशन में जितने भी लोग, जितने भी महिलाएं जो है वो बच्चे पैदा करने की यानी कि जनन करने की, रिप्रोड्यूस करने की कंडीशन में, वो उसकी फर्टिलिटी रेट। कैरिंग कैपेसिटी एट करंट उसकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी। बर्थ रेट, हर 1000 के ऊपर कितने चाइल्ड पैदा हो रहे हैं, पर 1000 लोगों के ऊपर कितने चाइल्ड पैदा, वो क्या होती है, बर्थ रेट। तो क्वेश्चन ये पूछा था अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बायोटिक पोटेंशियल या इन्नेट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनरल डिजीज। वेनरल डिजीज जो होती है ये नई टर्म है, एनसीईआरटी में दी हुई है। इसी को ही कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्हीं को ही कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। आरटीडीज सेक्सुअल, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, और एसटीडीज जो होते हैं वो, और या इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, वेनरल डिजीज। ये किस किस से फैल सकती है, कैन स्प्रेड थ्रू, ठीक है। तो स्टेराइल नीडल, स्टेराइल होती है जिनको निर्जमीकृत किया गया हो, यानी कि जिनके ऊपर कोई इन्फेक्शन ना हो, जिनको स्टेरलाइजेशन किया जा चुका हो, तो स्टेराइल नीडल से एसटीडी नहीं फैलती है। नॉन स्टेराइल नीडल या एक ही नीडल को बार बार यूज करने से फैलती है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड अगर किसी नॉर्मल इंसान को चढ़ा दिया जाए, जिसको ऑलरेडी एसटीडी थी, उससे ब्लड लेकर के किसी नॉर्मल को चढ़ा दिया जाए, तो ऑब्वियसली इससे क्या हो सकती है, वेनरल डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है वो फैल सकती है। मदर्स टू फीटस, अगर कोई मदर है जो जिसको एसटीडी ऑलरेडी है, उससे उसके फीटस यानी कि उसके भ्रूण के अंदर इस डिजीज के होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। किसिंग, इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता में ये प्रॉपरली नहीं आती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ब्लड ट्रांसफर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट क्योरेबल, जो दी गई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी इन्फेक्शन। जेनाइटल हर्पीस जो होते हैं ये टाइप 2 या टाइप 2 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होते हैं, ठीक है। और ये जो वायरस इन्फेक्टेड होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि जो जेनाइटल ट्रैक्ट्स होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से ब्लिस्टर्स या फफोले हो जाते हैं, और एक बार इस वायरस का इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद में हर्पीस जो होता है वापस से सही नहीं किया जा सकता। हर्पीस का क्योर अब तक नहीं ढूंढा गया। हेपेटाइटिस बी लिवर का इन्फेक्शन है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिससे कि एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की अभी तक कोई क्योर नहीं की गई है, तो वैसे तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हमें यही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। हर्पीज, हेपेटाइटिस और एचआईवी, इन तीनों को पूरी तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्लेमाइडियासिस को क्योर किया जा सकता है, जेनाइटल वॉर्ट्स को किया जा सकता है। गोनेरिया, ट्राइकोमोनियासिस, इनको क्योर किया जा सकता है, इनके उपचार किए जा सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें दी गई तीनों की तीनों जो डिजीज है वो कैसी है, एसटीडी है। तो हम बात कर लेते हैं, पहली है गोनेरिया। गोनेरिया जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये फैलती है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है निजेरिया गोनेरिया, ठीक है। निजेरिया गोनेरिया उसका बैक्टीरिया का होता है। जेनाइटल हर्पीज भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन मलेरिया फीमेल एनाफिलिस इसका वेक्टर होती है, इसका वाहक होती है, और प्लाज्मोडियम इसका क्या होता है, कारक, और ये मच्छर के काटने से फैलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो गलत हो गया। सेकंड में भी मलेरिया है, तो ये दोनों भी गलत हो गए। थर्ड में देख लेते हैं, एड्स और सिफिलिस तो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन कैंसर नहीं है। कैंसर P53 जीन की प्रॉपर एक्टिविटी नहीं होने के कारण कुछ सेल्स कैसी हो जाती है, लगातार डिवाइड करती रहती है और गांठें बना लेती है, ठीक है, एक नॉट जैसे स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको आप क्या कहते हो, कैंसर। तो फर्स्ट तीनों आपके गलत हो गए। लास्ट ऑप्शन गोनेरिया है। सिफिलिस जो है, सिफिलिस भी
कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनका नाम होता है ट्रिपैनिमा पैलिडियम, ठीक है। ट्रिपैनिमा पैलिडियम जो बैक्टीरिया होता है उससे क्या होती है, सिफिलिस होती है, जिससे कि जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, रेक्टम होता है, माउथ, इनके अंदर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जेनाइटल हर्पीस भी किससे होता है, वायरस से होता है, और ये भी कैसी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें तीनों की तीनों एसटीडी होती है, वो कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनमें से दिए गए कौन सी एसटीडी जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि जननांगों को इफेक्ट नहीं करती है, यानी कि उनका जो टारगेट है, होती तो वो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लेकिन उनका जो टारगेट है वो जननांग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होकर के कहीं और होते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। जेनाइटल वॉर्ट्स जो होते हैं, इसका नाम से ही पता चल रहा है, जननांगों के अंदर वॉर्ट्स यानी कि बड़े बड़े फफोले हो जाना, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है वो लिवर को इन्फेक्ट करती है, तो हेपेटाइटिस बी तो सही है, लेकिन वॉर्ट्स इसका क्या हो गया, गलत ऑप्शन। सिफिलिस और हर्पीस, ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों के दोनों किसको इन्फेक्ट करती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक को इन्फेक्ट करती है। एड्स एंड हर्पीस जो है, ठीक, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, एड्स जो है जो इम्यून सिस्टम पे काम करती है, इम्यून सिस्टम को खत्म कर देती है, प्रतिरक्षा तंत्र को, और हेपेटाइटिस जो होती है वो किसको खत्म कर देती है, लीवर को फिनिश कर देती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऐसी एसटीडीज हैं, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को टारगेट नहीं कर करके बॉडी के किसी और पार्ट को टारगेट करती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एसटीडीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज विद देयर कॉजेटिव एजेंट्स। एक तरफ डिजीज का नाम दिया गया, दूसरी तरफ वो किससे फैलती है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनका नाम दिया गया। तो बात कर लेते हैं। गोनेरेरिया एक बैक्टीरिया से फैलता है जिसका नाम होता है निसेरिया गोनेरेरिया, ठीक है। तो ए का जो ऑप्शन है वो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। सिफिलिस की बात करते हैं। सिफिलिस फैलता है एक और बैक्टीरिया ट्रिपोनीमा पैलिडियम, ठीक है, ट्रिपोनीमा पैलिडियम से फैलता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही। जेनाइटल वॉर्ट्स जो होते हैं वो होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से फैलने वाले हैं, ठीक है। जेनाइटल वॉर्ट्स और जेनाइटल हर्पीस दोनों वायरस से होते हैं। गोनेरिया और सिफिलिस जो होते हैं ये दोनों किससे होती है, बैक्टीरिया से होते हैं। तो सी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th। और एड्स का वायरस जो होता है सभी को पता है कौन सा होता है, HIV वायरस। तो 2, 3, 4, 1 ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। की जो नीचे दी गई तकनीक है उनमें से वो ऐसी कौन सी तकनीक है जो उन फीमेल्स को, उन महिलाओं को हेल्प करती है जो कि कंसीव नहीं कर सकती है, जिनमें किसी कारण से चाइल्ड पैदा करने के अंदर क्या होती है, प्रॉब्लम आ रही, तो असिस्ट करती है। ऐसी जो टेक्निक्स होती है उनको जनरली कहा जाता है असिस्टेड ART टेक्निक्स, यानी कि इसको कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ऐसी टेक्नोलॉजीज जिसमें उन फीमेल्स की हेल्प की जाती है जो किसी चाइल्ड को कंसीव नहीं कर सकती है, उनको कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या ARTs। ART के अंदर किया क्या जाता है, ART में हम बात कर लेते हैं ARTs की। ARTs के अंदर क्या करता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या चीज़ होती है कि ओवम को और स्पर्म सेल्स को बॉडी के बाहर लेबोरेटरी के अंदर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट देकर के वहाँ पे क्या करवाया जाता है, फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट। और ये जाइगोट जब है 8 सेल यानी कि 8 ब्लास्टोमियर से कम तक का होता है, तो उस टाइम पीरियड पे अगर इस जाइगोट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो उस प्रोसेस को कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसे कहा जाता है ZIFT। 8 ब्लास्टोमियर से कम की जो स्टेज होती है उसमें अगर जाइगोट को ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ब्लास्टोमियर जो होता है वो कहाँ, नेचुरली भी देखिए ना, ब्लास्टोमियर कहाँ मिलता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिलता है। वहाँ से 8 सेल के बाद में जब 16 सेल स्टेज में आता है, 8 से 16 स्टेज के बीच में ही जो नॉर्मल जाइगोट होता है वो यूट्रस के अंदर आ जाता है। तो 8 ब्लास्टोमियर से पहले की स्टेज है तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो उसे कहेंगे ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा की स्टेज बन जाती है
तो उसे यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, इसे कहा जाता है IUT, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र। और ये दोनों के दोनों जो है वो कैसी टेक्निक्स हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्निक है, जिसे कहा जाता है ET शॉर्ट के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि वो टेक्निक्स जो एम्ब्रियोज जिसमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो टेक्निक है वो कौन सी होती है, ZIFT एंड IUT। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ZIFT एंड IUT। इसके अलावा दो टेक्निक्स और हैं, GIFT और ICSI। GIFT जो होता है वो क्या होता है, गैमीट्स जो होते हैं इसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। कई बार कुछ फीमेल्स में ये दिक्कत आती है कि उनमें ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, यानी कि जो अंड कोशिका होती है, एग सेल्स जो होती है, ओवम, ठीक है, वो फीमेल्स ओवम प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, लेकिन वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है एक एम्ब्रियो को ग्रो करवाने के लिए। तो ऐसी फीमेल्स की फैलोपियन ट्यूब के अंदर डोनर से ओवम को लेकर के फैलोपियन ट्यूब में उस ओवम को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसे कहा जाता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, ओवम को ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में। सेम इसी तरीके की एक और टेक्निक है ICSI, इसे कहा जाता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसके अंदर एक लेबोरेटरी के अंदर ही स्पर्म और ओवम दोनों को लैब में रख के स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नीडल से इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट में। बने हुए जाइगोट को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था कि ET की जो टेक्निक्स होती है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्निक कौन सी होती है, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की दो टेक्निक्स NCERT में मेंशन्ड है, हमें वो याद रखनी है, ZIFT और IUT। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, embryo with more than 16 blastomeres formed due to in vitro fertilization in transferred into। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ऐसा एम्ब्रियो जिसमें 16 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा ब्लास्टोमियर्स हो और जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, या इसी IVF को ही एक और टर्म भी देते हैं, इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। ठीक है, जिसे IVF के थ्रू बनाया गया, उसे कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, 8 ब्लास्टोमियर से कम है तो उसे ट्रांसफ़र किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, ZIFT। 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो उसे किस में ट्रांसफ़र किया जाएगा, यूट्रस के अंदर, और इसे कहते हैं इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र, IUT। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसे ART भी कह दिया जाता है। इसका जो IVF टेक्निक है उसमें इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ, IVF में किस चीज़ का ट्रांसफ़र किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के अंदर, ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब। ओवन का फैलोपियन ट्यूब में जो ट्रांसफ़र है वो किया जाता है GIFT के अंदर, गैमीट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, जाइगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब और जाइगोट इनटू यूट्रस। जाइगोट का फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र, जाइगोट का यूट्रस या गर्भाशय में ट्रांसफ़र, और एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर्स इनटू फैलोपियन ट्यूब। तो हमें पता है IVF के अंदर दो टर्म्स थी, एक तो था ZIFT। ZIFT क्या होता है, जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जो होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर से कम कंडीशन में कहीं भी किसी भी कंडीशन को किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। उससे ज़्यादा जो है एम्ब्रियो अगर बन जाता है तो एम्ब्रियो को किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, यूट्रस के अंदर। तो जाइगोट को यूट्रस में नहीं करते हैं, और 16 ब्लास्टोमियर की स्टेज को यूट्रस में करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में नहीं करते, इसलिए ये दोनों भी क्या हो गए, गलत। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, जाइगोट युग्मनज को इनटू फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र जिसे कहा जाता है ZIFT। ZIFT एक तरीके का क्या है, IVF टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स। टेस्ट ट्यूब बेबी IVF को ही क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। ठीक है, IVF के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स काम में ली जाती है, तो IVF में एक तो टेक्निक काम में ली जाती है ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, और जो दूसरी होती है वो होती है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ठीक है, ये दोनों की दोनों जो टेक्निक्स होती है वो काम में ली जाती है किसके अंदर, IVF के अंदर। ZIFT इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। बाकी के दो GIFT की बात हम कर चुके हैं, बाकी के दो ऑप्शंस देख लेते हैं। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में स्पर्म को डायरेक्ट ओवम के अंदर क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन IUI,
इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन जो होता है वो उनमें काम में लिया जाता है, ऐसे कपल्स जिनके अंदर मेल्स के अंदर स्पर्म की संख्या जो होती है, यानी कि नर के अंदर स्पर्म काउंट जो होती है, शुक्राणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, तो उसमें मेल से या फिर किसी अदर डोनर से स्पर्म्स को लेकर के उनको डायरेक्ट यूट्रस के अंदर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है आर्टिफिशियली। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, या IUI। तो ऑप्शन में टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF का पूछा था, IVF का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ZIFT, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MTPs, मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, यानी कि जो प्रेगनेंसीज होते हैं, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है उसको फीमेल के अंदर ही खत्म कर देना, भ्रूण को खत्म कर देना, इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी तक MTP जो होता है वो क्या माना जाता है, सेफ माना जाता है, 8 वीक्स, 12, 18 या 6 वीक। तो अगर वीक्स में पूछा जाए तो हम इसका ध्यान रखेंगे हमेशा कितने हफ्ते, 12 हफ्तों तक, और मंथ में पूछा जाए तो इसे क्या सेफ्टी माना जाता है, 3 मंथ तक। ये क्यों होता है, क्योंकि 3rd मंथ या 12th वीक के बाद में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, उससे पहले तक प्लेसेंटा प्रॉपरली नहीं बना होता है, तो उससे पहले तक अगर टर्मिनेट कर दिया जाता है तो वो सेफ होता है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी, इट इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू फैलोपियन ट्यूब। देखिए सेम क्वेश्चन ही है, उसी को ही घुमा घुमा के बार बार कई बार ऑलमोस्ट हर बार पूछा गया है, ठीक है। तो कि इसके अंदर ये पूछ रहा है कि इस टेक्निक के अंदर फैलोपियन ट्यूब में किसका ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर ट्रांसफर करना है हमें, तो फैलोपियन ट्यूब में जो ट्रांसफर किया जाएगा वो अर्ली जाइगोट का किया जाता है अप टू 8 सेल्स, सही है। 8 ब्लास्टोमियर से पहले तक के जाइगोट को ट्रांसफर किया जा सकता है, ऑप्शन ए सही है। ईदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, ठीक है, जाइगोट को भी ट्रांसफर किया जा सकता है फैलोपियन ट्यूब में, और 8 ब्लास्टोमियर से पहले के एम्ब्रियो को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। 32 सेल स्टेज को फैलोपियन ट्यूब में नहीं, 16 से ज़्यादा की स्टेजेस को, 8 से ज़्यादा की स्टेजेस को जनरली यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, जाइगोट ओनली भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि ZIFT के अंदर जाइगोट और 8 ब्लास्टोमियर से कम स्टेज को दोनों को ट्रांसफर किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए 3 तरीके की कंट्रीज होती है, डेवलप्ड, विकसित, डेवलपिंग, विकासशील, और तीसरी होती है अंडर डेवलप्ड, जैसे कि जो अविकसित देश होते हैं, उसमें आता है अफ्रीका, और डेवलपिंग में आता है जैसे कि हमारा इंडिया। उनके क्या डेमोग्राफिक होते हैं, जो सेंसस से रिलेटेड होते हैं, सेंसस या जनगणना से रिलेटेड जो डेटाज होते हैं, फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होते हैं। तो फर्टिलिटी, ऐसी कंट्रीज के अंदर फर्टिलिटी या जनन दर जो होती है, जिसको फर्टिलिटी रेट कहते हैं, नैटेलिटी रेट भी कहा जाता है, वो क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। लो और रैपिड फॉलिंग मोर्टेलिटी रेट, इनकी मोर्टेलिटी रेट होती है मृत्यु दर, इनकी जो मोर्टेलिटी रेट होती है वो काफ़ी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही होती है, क्योंकि वो कंट्रीज डेवलप हो रही हैं, तो उनके अंदर मेडिकल सिस्टम जो है, जो भी उन कंट्रीज़ का मेडिकल डिपार्टमेंट है वो डेवलप हो रहा है। तो जैसे जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट डेवलप होगा तो वहाँ की मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, कम, ठीक है। तो फर्टिलिटी रेट हाई होती है, मोर्टेलिटी रेट धीरे धीरे कम होने लगती है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। एंड अ वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन, यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि वहाँ पर यंग लोगों की जो संख्या है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस को भी हम एक बार देख लेते हैं। वैसे करेक्ट ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, ऑप्शन बी, हाई फर्टिलिटी, हाई डेंसिटी, रैपिडली राइजिंग मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मृत्यु दर का लगातार क्या होना, बढ़ना। मृत्यु दर मोर्टेलिटी रेट के बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि लोग जल्दी जल्दी मर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। डेवलपिंग कंट्रीज में मेडिकल सिस्टम डेवलप हो रहा होता है तो मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, कम होती है। ऑप्शन नंबर सी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट्स की मोर्टेलिटी ज़्यादा होना नहीं होता है। डेवलपिंग कंट्रीज का नहीं है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का कैरेक्टर है, जो अविकसित देश होते हैं उनके। हाई मोर्टेलिटी, हाई डेंसिटी, अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अ वेरी ओल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता है। डेवलपिंग कंट्रीज के जो पीपल होते हैं वो यंग पीपल होते हैं, ज़्यादा यंग की क्वांटिटी ज़्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या रहेगा,
ऑप्शन नंबर ए। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमीनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस एम्ब्रियो के बाहर मिलने वाले एम्नियोटिक फ्लूइड से उसकी सेल्स की स्टडी करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन सही है, एम्नियोटिक फ्लूइड से हम फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है, बच्चा जो है वो उसका सेक्स पता कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम के लिए कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन, जितने भी क्रोमोसोमल अब्रेशन, डाउन, क्लाइनफेल्टर, टर्नर, उन सब के बारे में पता किया जा सकता है। इट कैन बी यूज फॉर क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट का पता किया नहीं जा सकता। क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है कि जो ऊपर मुंह का जो ऊपर का भाग होता है पैलेट, जिसे हम कहते हैं तालू, ये पूरा का पूरा क्या होता है, कटा हुआ होता है, ठीक है। इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, अब नॉर्मल में एक ही पैलेट होता है, ये दो पार्ट हो जाते हैं, जिसे कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। ये एक डेवलपमेंटल विकास के टाइम पे होने वाला डिसऑर्डर है, ठीक है। और जो एमिनोसेंटेसिस है 14 से 16 वीक प्रेग्नेंट जो होती है, आफ्टर 3 मंथ्स उसमें किया जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो अमीनोसेंटेसिस से क्लेफ्ट पैलेट का पता नहीं लगाया जा सकता, क्लेफ्ट पैलेट का पता लगाने के लिए सोनोग्राफी की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको हमारी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें नीचे क्वेरीज के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपके जो भी डाउट्स है नीचे क्वेरीज में पूछिए, हम आपके डाउट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। प्लीज़ 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 डू शेयर दिस वीडियो विद योर नीट एस्पायरेंट्स एंड ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।